हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश और इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो कि रेवोल्यूशन है 1688 का। हमने पिछली वीडियो में भी जब हमने पूरी हिस्ट्री का ओवरव्यू करा था उसमें भी हमने डिस्कस की थी ये बात कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है और वो कब हुआ था। वो 1688 में हुआ था, ठीक है, जब जेम्स के बाद किसको थ्रोन मिला था, मैरी और उसके हस्बैंड विलियम द ऑरेंज को, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन कब हुआ था 1688 में, और इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मार काट या ब्लड का कुछ इसमें ज़्यादा सीन नहीं था। लड़ाई हुई लेकिन उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, ज़्यादा डेथ नहीं हुई, तो ज़्यादा ब्लड शेड नहीं हुआ, इसलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये 1688 से लेके 89 तक हुआ था इंग्लैंड में। और इसमें हुआ क्या, हमने देखा था कि चार्ल्स का जो भाई था जेम्स, उसको जब राजा बनाया गया 1685 में, 85 से 88 तक वो रहा था, कौन, जेम्स द टू। तो 3 साल में ही मतलब इसने पूरी कंट्री को, पूरे नेशन को क्या है, कैथलिक बनाने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इसने एक्टिविटी शुरू कर दी थी कि कैथलिक्स के अलावा जो भी बाकी है ना, उनको हर तरह से टॉर्चर करना, हर तरह से उनको ऑप्रेस करने की कोशिश की थी। तो बहुत जल्दी लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था और 88 में जो क्या है, इसको मतलब डिपोज कर दिया गया था, थ्रोन से हटा दिया गया था, ठीक है। और हटाया किसने था, हिज प्रोटेस्टेंट डॉटर मेरी, इसी की बेटी थी जो कि प्रोटेस्टेंट थी। ये क्या था, कैथलिक था, बट इसकी डॉटर जो थी मेरी वो प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है। और उसका हस्बैंड कौन था, विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है। अब मोटिव्स फॉर द रेवोल्यूशन वर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूडेड बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंसर्न। जो इसके पीछे मकसद था, इस रेवोल्यूशन के पीछे, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों तरह का था, ठीक है। इस जो ये इवेंट हुआ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, इसने इंग्लैंड को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इंग्लैंड के गवर्नमेंट के तरीके को, गवर्निंग स्टाइल को पूरा चेंज कर दिया था। इसमें क्या था, पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दी थी। पहले पावर किसके पास थी, राजा के पास होती थी। राजा के पास एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी या रॉयल एब्सोल्यूटिज्म जिसे कहते हैं, मतलब एब्सोल्यूट पावर, 100% पावर किंग के पास थी। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद से क्या हुआ था, पार्लियामेंट को भी बहुत ज़्यादा पावर दी गई और प्लांटिंग सीड्स फॉर द बिगिनिंग्स ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एक तरह का लोकतंत्र जो है वो मोनार्की से हटके, मोनार्की होता है जब एक ही पर्सन का राज हो, उसी की मर्जी चले, उसकी खिलाफत कोई ना कर सके, ठीक है, वो होता है मोनार्की। बट डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो लोगों द्वारा वो सरकार बनाई जाती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के आगे भेजते हैं जो कि फिर हमें गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी उस टाइम पे शुरू हो गई थी इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या था, जेम्स जो था, द 7th जेम्स टू रूल स्कॉटलैंड एंड द 2nd टू रूल इंग्लैंड, देखिए, was fated to be the last Stuart king ever to sit on the British throne। मतलब स्टुअर्ट मोनार्की का वो लास्ट किंग था। उसके बाद में स्टुअर्ट मोनार्की से किंगडम हट गया था, मतलब उनको फिर किंगडम में कोई पोजीशन नहीं मिली थी। Perhaps ironically, it was the Stuart monarchy that first ruled over both nations when Elizabeth I died in March 1603। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही जब हिस्ट्री का ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि 1603 में, देखिए 1603 में जब एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, उस टाइम पे स्कॉटलैंड पे किसका राज था, उस टाइम स्कॉटलैंड पे जेम्स का राज था। उसको वहाँ पे जेम्स द 6th बोला जाता था। लेकिन जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ की डेथ हो गई तो इंग्लैंड का राजा भी इसी को बना दिया और तब इसको बोला गया जेम्स द 1st। फिर इसका बेटा फिर इसका बड़ा बेटा था, चार्ल्स द 1st, ठीक है, वो राजा बना था। वो कब से कब तक बना था, वो 85 तक बना था, 1685 तक। उसके बाद में इसका भाई जिसको जेम्स द 2nd बोला गया, वो बना था और वो 85 से लेके 88 तक बना था, ठीक है। ये बहुत थोड़े टाइम तक रहा था। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसी की बेटी ने, इसी की डॉटर मेरी ने और उसके हस्बैंड विलियम द ऑरेंज ने मिलकर इससे राजकाज छीन लिया था। मतलब अब किंगडम किसके पास आ गया था, मेरी और विलियम के पास आ गया था। तो ये सारे ना स्टुअर्ट थे, इनका सरनेम स्टुअर्ट था। तो मतलब स्टुअर्ट मोनार्की चली गई और उसको किसने रिप्लेस कर दिया, मेरी और विलियम ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है।
सो जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड ऑल्सो बिकेम जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ये बात मैंने अभी अभी आपको समझाई है कि जब ये स्कॉटलैंड पे राज था तब इसको वहाँ पे जेम्स द सिक्स्थ बोला जाता था, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इंग्लैंड में इसी को जेम्स द फर्स्ट बोला गया। फिर इसका बेटा चार्ल्स द फर्स्ट बना, फिर इसका कोई बच्चा नहीं था इसलिए इसके भाई को यानी कि जेम्स द सेकंड को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया, सिर्फ 3 साल के लिए जो बन सका। ठीक है, येट समहाउ नॉट इवन 100 years लेटर दिस प्राउड रॉयल हाउस वॉज फिनिश्ड। मतलब 100 साल तक भी जो ये रॉयल हाउस था, स्टुअर्ट फैमिली थी, ये राज नहीं कर पाया और जो किंगडम है वो इनके हाथों से चला गया। अब देखिए जेम्स द सेकंड कौन था, सेकंड सन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट था। ये देखिए अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि ये इसका भाई था, मतलब क्योंकि इसका खुद का कोई बेटा नहीं था इसलिए इसके भाई को फिर 1685 से लेके 1688 तक इसको किंगडम मिला था। देखिए देयर वाज अ लिटिल कन्फ्यूजन ऑन माय पार्ट, मैंने एक जनरेशन को ही बीच में मिस कर दिया। हम क्या कर रहे थे, देखो जेम्स द फर्स्ट बोला गया, फिर इसका बेटा चार्ल्स द फर्स्ट था। ठीक है, फिर इसके 2 बेटे थे ये जो कि हम कर रहे थे यहाँ पे। चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स द सेकंड और दूसरा बेटा था जेम्स द सेकंड। ठीक है, एक जनरेशन को ही बीच में मैंने स्किप कर दिया। तो इसके जैसे चार्ल्स द सेकंड था, इसके पास किंगडम रहा 85 तक और फिर किसके पास चला गया 3 साल के लिए, जेम्स द सेकंड के पास। ठीक है, तो किंग जेम्स द सेकंड ये चार्ल्स द फर्स्ट का सेकंड सन था। पहला सन था सेकंड सन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, पहला बच्चा था चार्ल्स द सेकंड और दूसरा था जेम्स द सेकंड। ठीक है, इसने थ्रोन पे कब असेंड किया, 1685 में, मतलब ये कुर्सी पे कब बैठा, 85 में बैठा, जब उसके भाई चार्ल्स द सेकंड की डेथ हो गई थी। James then worked to model his rule on the reign of French Catholic King Louis the 14th। अब जो जेम्स था जिसने सिर्फ 3 साल के लिए राज किया, उसने किसकी नकल की, उसने फ्रेंच राजा जो कि कैथलिक था, लुइस द 14th उसका नाम था, उसकी नकल की। मतलब जैसे वो अपने सिस्टम को चलाता था उसी तरीके से जेम्स ने कोशिश करी अपने गवर्नमेंट को चलाने की। This meant centralizing English political strength around the throne, giving the monarchy absolute power। मतलब मोनार्की यानी कि राजा के पास एब्सोल्यूट पावर रहेगी, पूरी अथॉरिटी रहेगी, वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। और इसने लुइस द 14 की तरह क्या किया था, इसने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए थे कैथोलिसिज्म के लिए, मतलब इसने पूरी कंट्री को कैथलिक बनाने की कोशिश की थी। He had a Catholic wife, उसकी वाइफ भी कैथलिक थी, and when they had a son, the potential for a Catholic heir to the English throne became a threat to English Protestants। क्योंकि अब वो भी कैथलिक था, उसकी वाइफ भी कैथलिक है, तो ऑब्वियसली जब उसका बच्चा है वो भी कैथलिक होगा, दैट मीन्स अगला राजा भी कौन सा मिलेगा इंग्लैंड को, वो भी कैथलिक मिलेगा। तो इस वजह से जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो क्रिश्चियनिटी की दूसरी ब्रांच को मानने वाले थे या जो कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट थे, वो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट था, बहुत बड़े डर की बात थी। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ साथ जेम्स ने क्या किया था, इंग्लिश आर्मी को और नेवी को मॉडर्नाइज करने की और मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनको देने की कोशिश की। मतलब ये आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा था। ठीक है, अब ये बहुत अलग सी बात थी कि जब पीसफुल टाइम चल रहा है फिर कोई राजा अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन क्यों कर रहा है, अपनी आर्मी को मजबूत क्यों बना रहा है, दैट मीन्स उसकी इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है, एज जेम्स स्ट्रेंथ ग्रू हिज ओपोनेंट्स फियर देयर किंग वुड टर्न इंग्लैंड इनटू ए कैथलिक मोनार्की। जैसे जैसे जेम्स की स्ट्रेंथ, उसकी पावर बढ़ती जा रही थी, उसके जो विरोधी थे अब उनको ये डर लगने लगा कि इंग्लैंड क्या बन जाएगा, धीरे धीरे इंग्लैंड एक कैथलिक मोनार्की बन जाएगा विद एब्सोल्यूट पावर ओवर हर पीपल, जिसके पास पूरी पावर होगी अपने लोगों के ऊपर। मतलब वो जितना चाहे उनको ऑप्रेस कर सकता है, जितना चाहे उनको टॉर्चर कर सकता है, जितना चाहे उनको प्रोसिक्यूट कर सकता है, उन पे अत्याचार कर सकता है। ठीक है, तो जेम्स किंग एक कैथलिक था, डिवाउट मतलब रिजिडली कैथोलिसिज्म को फॉलो करने वाला था, एंड ही वांटेड टू इंक्रीज द पावर दैट द कैथलिक्स हैड इन इंग्लैंड। मतलब कैथोलिसिज्म को वो बढ़ाना चाहता था, कैथलिक्स की पावर को वो बढ़ाना चाहता था। ही बिगेन टू रिप्लेस एनी मैन ऑफ पावर दैट वर नॉट कैथलिक। मतलब उसने क्या किया, जितनी भी पावरफुल पोजीशंस थी, या सपोज जैसे उसका मिनिस्ट्री थी, उसमें जितने भी मिनिस्टर थे ना वो सारे कैथलिक ही थे, और जो कैथलिक नहीं थे
उनको उसने हटाना शुरू कर दिया, रिमूव करना शुरू कर दिया, चाहे वो प्रोटेस्टेंट थे या वो एंग्लिकन्स थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैथलिक्स को ही पावर मिल रही थी, पोजीशंस मिल रही थी, ठीक है। तो ये प्रोटेस्टेंट्स और एंग्लिकन्स थे ना, इनको लगातार सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। एंड feared that King James and its son would be the start of a Roman Catholic dynasty। मतलब इंग्लैंड क्या बन जाएगा, एक रोमन कैथलिक, मतलब कैथोलिसिज्म का राज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा जो भी धर्म थे, प्रोटेस्टेंट थे या एंग्लिकनिज्म थे या प्यूरिटनिज्म थे, तो सबको दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था। अब देखो उस टाइम पे क्या था, विलियम ऑफ ऑरेंज वॉज अ डच प्रोटेस्टेंट, डच में रहने वाला एक प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया था, किंग जेम्स की जो बेटी थी ना, मैरी स्टुअर्ट सेकंड, इससे शादी करी थी, ठीक है। इवन दो इट वॉज अपोज्ड बिकॉज दर फैमिली वॉन्टेड हर टू मैरी इन टू द फ्रेंच थ्रोन लाइन, क्योंकि इनके पेरेंट्स, मेरी के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम एक राजकुमारी हो तो किसी राजकुमार से शादी करो, ठीक है। फ्रेंच थ्रोन लाइन मतलब सिंहासन पे जो बैठे, मतलब जो राजकुमार हो, जो राजघराना हो, रॉयल फैमिली में ही तुम्हारी शादी होनी चाहिए। बट ये एक कॉमन मैन था, डच प्रोटेस्टेंट था, ठीक है। अब इस शादी के खिलाफ थे, तो ऑब्वियसली जब देखिए जैसे बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो जो लोग, क्योंकि जो जेम्स था वो विलियम ऑफ ऑरेंज के खिलाफ था, इसलिए जो लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, जेम्स के खिलाफ थे, वो किसके पास गए, वो विलियम ऑफ ऑरेंज के पास गए, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, इनवाइटेड विलियम ऑफ ऑरेंज टू कम एंड इन्वेड इंग्लैंड ट्वाइस। वो 2 बार उनके पास गए और उनको कहा कि तुम आओ इंग्लैंड पे, आके तुम कब्जा कर लो, अपनी आर्मी लेके आओ, ठीक है। लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया। तीसरी बार फिर वो लोग गए, इस टाइम क्या था, उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड लेड अ लार्ज फोर्स टू इन्वेड इंग्लैंड इन नवंबर ऑफ 1688। मतलब फाइनली 1688 में वो अपनी फोर्स लेके आया और उसने इंग्लैंड पे हमला कर दिया, उसको कब्जे में करने की कोशिश करी। विद जस्ट अ कपल माइनर स्कर्मिशेस, स्कर्मिश होता है बेटा झड़प, जैसे बहुत छोटी सी झड़पें हुई, ज़्यादा बड़े लेवल का ये वॉर नहीं था, ठीक है। किंग जेम्स रेजिमे होता है शासन प्रशासन या उसका पूरा गवर्निंग सिस्टम जो था, तो किंग जेम्स का जो प्रशासन था वो कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। ही इस्केप्ड कस्टडी वाइल ड्रेस्ड एज अ वुमन। जब उसको कस्टडी में लिया गया, गिरफ्तार करा गया, तो वो एक औरत के कपड़े पहन के वहाँ से भाग गया। एंड फ्लेड द कंट्री विद हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के साथ भाग गया। देयर वर वेरी फ्यू कैजुअलिटीज़ होता है डेथ होना या वो कुछ भी बुरी घटना दुर्घटना होना, तो बहुत कम ऐसा हुआ था। नो मेजर बैटल्स, कोई बड़े युद्ध नहीं हुए थे। एंड इन्वेजन वॉज वेरी शॉर्ट, और ये बहुत थोड़े टाइम तक चला था। एंड देयरफॉर दिस रेवोल्यूशन इज समटाइम्स रेफर टू एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इसीलिए इसको ब्लडलेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लड शेड नहीं हुआ था, लोगों का खून ज़्यादा नहीं बहा था, ठीक है। अब देखो बाद में विलियम ऑफ ऑरेंज ने क्या किया, बाय थ्रेटनिंग टू विड्रॉ हिज ट्रूप्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब उसने धमकी दी कि वो अपनी फ़ौज को इंग्लैंड से हटा लेगा। अब सपोज करो जिसने कब्ज़ा करा हो वही अपनी फ़ौज को वहाँ से हटा ले, तो वहाँ पे केओस फैल जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी, मतलब कोई सरकार नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वहाँ का सिस्टम कैसा हो जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा। तो इसने धमकी दी कि ये अपने ट्रूप को वहाँ से हटा लेगा। लीव द कंट्री विद नो स्टेबिलिटी, मतलब वो कंट्री को छोड़ देगा अपने हाल पे। विद नो स्टेबिलिटी, कोई स्थिरता नहीं रहेगी, कोई पीसफुलनेस नहीं रहेगा, कोई स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिर जब उसने ये धमकी दी तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट डिसाइडेड टू मेक विलियम एंड हिज वाइफ मेरी जॉइंट सॉवरेन्स ऑफ द नेशन ऑफ इंग्लैंड। पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है तुम अपनी ट्रूप्स को मत हटाओ, हम तुम्हें और तुम्हारी वाइफ मेरी को क्या है जॉइंटली सरकार बना देते हैं। मतलब सॉवरेन्स होते हैं, सम्राट कह लो या किंग क्वीन कह लो, मतलब ये किंगडम तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम दोनों मिलकर इसको चलाओ, ठीक है। अब विलियम मेड इट इम्पॉसिबल फॉर एनी कैथलिक्स टू वोट और होल्ड अ सीट इन द पार्लियामेंट। अब देखो जब कैथलिक राजा था जेम्स था, उसने क्या किया, सारे प्रोटेस्टेंट्स को हटा दिया। अब जब प्रोटेस्टेंट विलियम द ऑरेंज या मेरी आ गई, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कैथलिक्स को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। मतलब उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल कर दिया, ना वो लोग वोट दे सकते थे, ना पार्लियामेंट में उनके लिए कोई सीट थी, ठीक है। एंड मेड द लॉ
विच इज़ स्टिल इन ऑर्डर टुडे, और ऐसा नियम बनाया जो आज भी वहाँ लागू है इंग्लैंड में, ठीक है। दैट द मोनार्क कुड नॉट बी अ कैथलिक और मैरी समवन हु वॉज अ कैथलिक। जो मोनार्क होगा, जो राजा होगा, जिसका किंगडम होगा, जो थ्रोन पे बैठेगा, वो ना तो कैथलिक हो सकता है और वो ना ही कैथलिक वाइफ से शादी कर सकता है, ठीक है। अब विलियम ने क्या किया, साइन किया प्रपोजल बिल को। कौन सा बिल? बिल ऑफ राइट्स दैट गारंटीड सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ द नेशन, जिसमें क्या था कि हर एक सिटीजन के पास कुछ ना कुछ राइट थे, ठीक है। मतलब इसने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, इसने सिस्टम को इम्प्रूव करने की, बेटर करने की बहुत कोशिश की। एंड ही बिगेन द चेंज इन द इंग्लिश पार्लियामेंट्री टू अ मोर डेमोक्रेटिक वन। जो पार्लियामेंट था उसको डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की, लोकतंत्र की, सब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ वोट हो, सब तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हर तरह की आज़ादी लोगों को मिल सके, इस तरह की डेमोक्रेसी बनाई इसने। विलियम्स ओवरथ्रो ऑफ किंग जेम्स इन साइनिंग ऑफ द बिल ऑफ राइट्स मेड जेम्स रूल्स द लास्ट टाइम दैट द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड हैल्ड एब्सोल्यूट पावर। मतलब इसने ऐसे रूल्स बना दिए और जेम्स को हटाना और वो राइट ऑफ बिल को साइन करना, इससे क्या हुआ, इसने ये साबित कर दिया कि जो जेम्स था, जेम्स द सेकंड था, उसका लास्ट था, क्या लास्ट था, मोनार्क ऑफ इंग्लैंड हैड एब्सोल्यूट पावर, मतलब वो आखिरी राजा था जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। इसके बाद विलियम द ऑरेंज ने क्या किया, ऐसे रूल्स बना दिए कि पार्लियामेंट को भी पूरी अथॉरिटी इसने दे दी, मतलब इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री इसने बना दी। इंग्लैंड नाउ हैड अ प्रोटेस्टेंट मोनार्की एंड अ सिस्टम दैट रिकग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट इन गवर्निंग। मतलब इंग्लैंड के पास अब प्रोटेस्टेंट मोनार्की थी, दैट मीन्स जो राजा था वो प्रोटेस्टेंट था, और एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पार्लियामेंट को पूरा गवर्निंग का आज़ादी दी गई थी, पूरी पार्लियामेंट को पूरी वैल्यू दी गई थी, पूरी इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। अब देखो जेम्स के डिपोज होने से पहले, मतलब उसके वहाँ से निकलने से पहले इसने क्या किया हुआ था, जेम्स सेकंड अप्लाइड हिज कंसेप्ट ऑफ अ सेंट्रलाइज स्टेट टू द कॉलोनीज बाय क्रिएटिंग एन एनॉर्मस कॉलोनी कॉल्ड द डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड। इसने अपनी एक ऐसी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी जहाँ पे सिर्फ इसका ही राजकाज चलता रहे, उसका क्या नाम था, डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड। द डोमिनियन इंक्लूडेड ऑल द न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज। मतलब कॉलोनीज कौन कौन सी थी, जहाँ पे मतलब जो एरिया इंग्लैंड में नहीं था, आउट ऑफ इंग्लैंड था, मतलब फॉरेन था, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड का राज था। जैसे एक टाइम ऐसा था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर भी रूल करते थे, तो उस टाइम पे हम ब्रिटिशर्स की क्या थी, एक कॉलोनी थे। तो जितनी भी इनकी बाकी कॉलोनीज थी, जैसे मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है, प्लीमथ है, कनेक्टिकट है, न्यू हेवन है, रोडे आइलैंड है, ये सब जगह इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो इनको भी इसने क्या किया, उस कॉलोनी में शामिल करने की कोशिश की। एंड इन 1688 वाज एनलार्ज्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। ये दो जो अमेरिकन सिटीज़ हैं, इनको भी क्या किया उसने अपनी इस कॉलोनी में मिला लिया। जेम्स प्लेस्ड इन चार्ज, अब इसने क्या किया, एडमंड एंड्रोस को इंचार्ज बना दिया, किसका, न्यूयॉर्क की गवर्निंग का। मतलब न्यूयॉर्क का गवर्नर किसको बना दिया, एडमंड एंड्रोस को बना दिया। अब ये जो एडमंड एंड्रोस था ना, ये इसके लिए बहुत लॉयल था, किसके लिए, जेम्स द सेकंड के लिए, उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए ये बहुत लॉयल था। मतलब लॉयल क्या होता है, बहुत विश्वास के लायक था उनके लिए, मतलब उन पर बहुत ट्रस्ट करता था, मतलब वफादार था उनका। एंड्रोस हैज़ लिटिल सिंपैथी फॉर न्यू इंग्लैंडर्स। न्यू इंग्लैंडर्स मीन्स जो नए लोग इंग्लैंड में शामिल हुए थे, जो नए लोग, मतलब जो इन्होंने ये कॉलोनी शामिल की थी, इनके लिए इसके मन में कोई सिंपैथी नहीं थी। उस पर भी उतना ही अत्याचार करता था, सप्रेस करने की कोशिश करता था, एक तरह से ऑपरेशन जिसे कहते हैं, पूरा अत्याचार होता था इन लोगों पे। हिज रेज्यूमे कॉज्ड ग्रेट अनईजीनेस अमंग न्यू इंग्लैंड प्यूरिटन्स। मतलब इन लोगों के बीच में इसने बहुत अनईजीनेस, अनकम्फर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब उनको बहुत परेशान किया जाता था। When it called into question the many land titles that did not acknowledge the king and imposed fees for their reconfirmation। जब देखो हिज रेज्यूमे होता है उसका प्रशासन या उसका सिस्टम या उसकी गवर्नमेंट, उसकी सरकार, कुछ भी वर्ड तुम लगा लो। हिज रेज्यूमे कॉज्ड ग्रेट अनईजीनेस अमंग न्यू इंग्लैंड प्यूरिटन्स व्हेन इट कॉल्ड इनटू क्वेश्चन द मेनी लैंड टाइटल्स दैट डिड नॉट एक्नॉलेज द किंग एंड इम्पोज्ड फीस फॉर देयर रिकन्फर्मेशन। जब
जो ये जेम्स था या इसका जो खास लॉयल बंदा एडमंड एंड्रोस था, इसने उन चीज़ों को क्वेश्चन किया जहाँ पे राजा के पास पावर नहीं थी या राजा को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी। उन चीज़ों के लिए फिर इन्होंने क्या किया, जो न्यू इंग्लैंड के कॉमन पीपल थे उन लोगों को दबाना शुरू किया, उन लोगों को परेशान करना शुरू किया। ठीक है। Andros also committed himself to enforcing the Navigation Acts, a move that threatened to disrupt the region's trade, which was based largely on smuggling. क्योंकि उस टाइम पे क्या था, स्मगलिंग बहुत चलती थी, स्मगलिंग के बेस पे जो ट्रेड बहुत किया जाता था, तो इसने ऐसे रूल्स बनाए या एक नेविगेशन एक्ट को इसने एनफोर्स किया, ज़बरदस्ती लागू किया, जिसकी वजह से जो ये लोगों का ट्रेड था ये बहुत ज़्यादा खतरे में था। ठीक है। अब देखो फिर इंग्लैंड में क्या था कि ओपोनेंट्स ऑफ जेम्स द सेकंड के जो भी विरोधी थे, मतलब जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे या जितने भी प्यूरिटन्स थे या एंग्लिकन्स थे, उनके एफर्ट्स से क्या हुआ, टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड कैथलिक स्टेट वर नोन एज विग्स। तो उनके विरोधी क्या कर रहे थे, एक विग पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे। द विग्स वर्कड, अब ये विग्स लोग जो कि एंटी राजा थे, मतलब राजा के खिलाफ थे, इन्होंने क्या काम किया, डिपोज जेम्स, कि जेम्स को थ्रोन से हटाने की कोशिश की, मतलब जेम्स को कोई पावर ना दी जाए। एंड इन लेट 1688 दे सक्सेसफुल कब हुए, जब विलियम द ऑरेंज ने क्या किया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन वो लेके आया, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ, मतलब अपनी सेना वो लेके आया और उसने जेम्स द सेकंड को वहाँ से भगा दिया और वो फिर कहाँ चला गया, लुइस द 14 के पास, फ्रांस में चला गया। ठीक है। तो अब राजकाज किसके पास आ गया था, विलियम द थर्ड एंड हिज वाइफ मेरी द सेकंड असेंडेड द थ्रोन इन 1689। अब क्या था, जो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, ये सारी कॉलोनीज में फैलने लगा। तो 1689 में बोस्टोनियंस ओवरथ्रू द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड। अब क्या था, देखो जैसे 88 में इंग्लैंड से इसको भगा दिया ना, तो बोस्टन में भी 89 में इस कॉलोनी को वहाँ से भगा दिया गया। कौन सी को, डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड, मतलब इन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि अब हम डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड, जो कि जेम्स द सेकंड ने एक कॉलोनी बनाई थी, कहा कि हम इसके अंडर नहीं है, हम अपना इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और जो उस टाइम गवर्नर कौन था वहाँ पे, सर एडमंड एंड्रोस। ठीक है। इसको भी जेल में डाल दिया गया और बाकी जो इनके लीडर्स थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। मतलब एक तरह से अब जो लोग हैं इस कॉलोनी के अथॉरिटी से खुद को बाहर निकाल रहे थे और खुद को लिबरल घोषित कर रहे थे वो लोग। नेक्स्ट है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड अ शेयर्ड एक्सपीरियंस फॉर दोज हु लिव्ड थ्रू द ट्यूमल्ट ऑफ 1688, मतलब एक मिक्सचर सा एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, क्योंकि ये 1688 और 89 में हुआ था। सब्सिक्वेंट जनरेशंस, बाद में जो आने वाली जनरेशंस थी, कैप्ट द मेमोरी ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उनके दिमाग में इसकी यादें रही अलाइव एज अ हीरोइक डिफेंस ऑफ इंग्लिश लिबर्टी अगेंस्ट अ वुड बी टायरेंट। मतलब यादें रही, किस तरह से रही कि बहुत हीरोइज्म से, बहुत बहादुरी से इन्होंने डिफेंड किया, बचाव किया। किसका बचाव किया, इंग्लिश लिबर्टी का, इंग्लिश आज़ादी का। किसके खिलाफ, वुड बी टायरेंट, मतलब एक अत्याचारी के खिलाफ इंग्लिश आज़ादी का इन्होंने क्या किया था, एक उसको बचाया, उसको डिफेंड किया था। इसकी यादें आने वाली जनरेशन्स में रही थी। अब देखो जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ ना, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंग्लिश नेशन दैट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट्स। मतलब इसमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि हमने देखा कि जो विलियम द ऑरेंज था उसने पार्लियामेंट को भी पूरी अथॉरिटी दी थी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किंग की जो पावर है, राजा की पावर, उसको लिमिट कर दिया गया, कम कर दिया गया और सारे इंग्लिश लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अक्टूबर 1689 में क्या हुआ था, द सेम ईयर दैट विलियम एंड मेरी टुक द थ्रोन, द 1689 बिल ऑफ राइट्स इसने पास किया, जिसमें कि हर एक इंग्लिश नागरिक को कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए थे और इस्टेब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब एक संविधान वाली मोनार्की, मतलब एक राजा प्रजा वाला सिस्टम लागू कर दिया था जहाँ पे प्रजा के पास भी पूरे राइट्स हैं। अब क्या था, इट स्टिपुलेटेड पार्लियामेंट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मोनार्की, मतलब अब पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, उसको राजा के अधीन होने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट को राइट्स दे दिए गए हैं, अथॉरिटी दे दी गए हैं। ठीक है।
सच एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कौन कौन से राइट, जैसे बोलने की आज़ादी, द राइट टू रेगुलर इलेक्शंस, इलेक्शंस में खड़े होने की आज़ादी, एंड द राइट टू पिटिशन द किंग, किंग के सामने कोई याचिका रखने की आज़ादी, जैसे उनको कोई प्रॉब्लम है तो सब लोग मिल के एक जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर सब उस पर साइन करते हैं, फिर वो राजा को भेजी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पिटिशन, ठीक है, पिटिशन करने की भी आज़ादी थी। अब जो ये बिल था इसमें और भी कौन कौन से राइट्स की गारंटी दी गई, टू ऑल इंग्लिश सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ट्रायल बाय जूरी एंड हैबीज कॉर्पस, ये एक अलग टर्म है जिसका मतलब है द रिक्वायरमेंट दैट अथॉरिटीज ब्रिंग एन इम्प्रिजन्ड पर्सन बिफोर अ कोर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉज ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। मतलब पहले ये होता था कि किसी ने कोई गलती करी, उसको जेल में डाल दिया, उसको खुद को जस्टिफाई करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब एक ऐसा बिल बनाया है कि जिसमें अगर किसी को प्रिजन में डाला गया है तो उसको अथॉरिटी के सामने लाया जाएगा, फिर एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसको इम्प्रिजन करने का रीज़न क्या था, और फिर उस इम्प्रिजन्ड बंदे के पास भी चांस होगा कि तुम खुद को जस्टिफाई कर सको, अगर तुमने कोई सफाई देनी है खुद के बारे में कि तुम बेगुनाह हो या तुमने नहीं किया है, तो तुम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सको, तो एक मौका मिलता था इम्प्रिजन्ड लोगों को, ठीक है। अब देखो जॉन लॉक, ये उस टाइम का एक ऑथर था जिसका लाइफ स्पैन था 1632 से 1704। ये एक डॉक्टर और एजुकेटर था हु हैड लिव्ड इन एग्जाइल इन हॉलैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स टू, जब जेम्स टू यानी कि 1685 से लेके 1688 तक इसका राज था, तो उस टाइम ये कहाँ पे था, हॉलैंड में, ये जेल में था, एग्जाइल में था। और ये इंग्लैंड में कब आया, जब उसको जेम्स II को वहाँ से निकाल दिया गया, मतलब मेरी और विलियम द ऑरेंज जब किंग एंड क्वीन बन गए तब ये वापस आया। फिर इसने क्या पब्लिश किया, अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसने अपना आर्टिकल पब्लिश किया था, कब किया था, 1690 में। अब इसमें इसने किया क्या था, ही आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट वॉज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लीडर्स एंड द पीपल, गवर्नमेंट क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है नेताओं के बीच में और लोगों के बीच में, एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का काम क्या है, लाइफ को प्रोटेक्ट करना, लिबर्टी को, लिबर्टी मीन्स आज़ादी को प्रोटेक्ट करना, एंड प्रॉपर्टी, धन को, संपत्ति को प्रोटेक्ट करना। लोग रिजेक्टेड द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, जैसे पहले ये जो जितने भी किंग थे, चार्ल्स था या जेम्स था, ये सब क्या मानते थे कि रूल करना हमारा हक है, हमें ये हक भगवान ने दिया है कि हम राजा हैं, हमारे पास सारी अथॉरिटी है, ये डिवाइन राइट है। डिवाइन राइट मीन्स भगवान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम लोगों पे राज करें और हम उन पे जुल्म करें, ठीक है। and instead advocated for the central role of parliament with the limited monarchy। अब इसने डिवाइन राइट्स वाली बात को रिजेक्ट कर दिया था, इसने कहा था कि ऐसा कोई डिवाइन राइट नहीं है जिसके तहत राजा को रूल करने का या अत्याचार करने का हक मिल जाए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो लॉक ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि राजा के पास ऐसा कोई अधिकार है कि भगवान ने उसको ये अधिकार दिया कि वो राजा बने और लोगों पे अत्याचार करे, ठीक है। एंड इंस्टेड उसने किस बात को एडवोकेट किया, किस बात को सपोर्ट किया, फॉर द सेंट्रल रोल ऑफ पार्लियामेंट विद द लिमिटेड मोनार्की, मतलब मेन रोल किसका होना चाहिए, पार्लियामेंट का होना चाहिए और राजा के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए। लॉक्स पोलिटिकल फिलॉसफी हैड एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशंस ऑफ कॉलोनिस्ट्स एंड इस्टेब्लिश द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, मतलब इसने एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला आगे आने वाले गवर्निंग सिस्टम पे, ठीक है। तो इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से एक इंग्लिश टोलरेशन एक्ट भी आया, कब आया, 1689 में। इसमें क्या था, ये एक लॉ था पास्ड बाय पार्लियामेंट दैट अलाउड फॉर ग्रेटर रिलीजियस डाइवर्सिटी इन द एम्पायर, मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी पॉसिबल है। क्रिश्चियनिटी के अगर अलग अलग ब्रांचेस हैं तो सबके पास सेम राइट्स हैं, ठीक है। इसलिए अब क्रिश्चियनिटी की इन ब्रांचेस के नाम पे या अलग अलग धर्म के नाम पे लोगों पे कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। दिस एक्ट ग्रांटेड रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब एक दूसरे के धर्म को अच्छा, मतलब ये होता है ना कि पहले ये था कि कैथलिक्स कह रहे थे हम अच्छे हैं और जो प्रोटेस्टेंट्स कह रहे थे हम अच्छे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के धर्म को टॉलरेट करना, उसको भी समझना, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये ऐसा इन्होंने सिस्टम बना दिया जिसमें कि भगवान को क्या माना जाता था, ट्रिनिटेरियन प्रोटेस्टेंट, मीन्स कि ट्रिनिटी मीन्स 3 टाइप से पावर, जैसे कि
फादर, सन और होली गोस्ट माना जाता था भगवान को। जैसे तो इस तरह से मतलब अलग अलग ब्रांचेस के नाम पे लोगों को सप्रेस करने की बजाय अब हर एक दूसरे के धर्म को क्या है टॉलरेट किया जाएगा, उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी दूसरे धर्म के लोगों को भी। ठीक है। While the Church of England remained the official state religious establishment, the Toleration Act gave much greater religious freedom to non-conformists। मतलब जो कन्फर्म्ड थे कि हाँ हम इससे जुड़े हुए हैं, इससे नहीं जुड़े हुए, उसके अलावा जो लोग ये नहीं सोच रहे थे उनको भी पूरे राइट्स दिए गए थे। मतलब सब लोगों को बराबर के राइट्स थे उस टाइम पे। ठीक है। हाउ एवर दिस टॉलरेंस डिड नॉट एक्सटेंड टू कैथलिक्स, बट इसमें अभी भी कैथोलिसिज्म को नहीं माना गया था। मतलब जो कैथलिक्स थे ना उनको अब भी सप्रेस किया जा रहा था, ना उनके लिए पार्लियामेंट में पोजीशन थी, ना उनको वोट देने का राइट था। मतलब बाकी जितने भी थे ना, जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म है या एंग्लिकनिज्म है या प्यूरिटनिज्म है, उन बाकियों को सबको राइट्स मिल रहे थे, सबको बोला जा रहा था कि आप एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करो। लेकिन कैथलिसिज्म में अभी भी ये चीज़ नहीं थी, अभी भी वो लोग पॉलिटिकल पावर से एक्सक्लूडेड थे, मतलब उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। सो द 1689 टॉलरेशन एक्ट एक्सटेंडेड टू द ब्रिटिश कॉलोनीज। मतलब जहाँ जहाँ इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, मतलब जिस जिस देश पे इन्होंने अपना रूल कर रखा था, कब्जे में ले रखा था, वहाँ भी ये सिस्टम जो है वो फैलने लगा। जैसे कि पेंसिल्वेनिया है या रोड आइलैंड है, डेलावेयर है, न्यू जर्सी है, अमेरिकन सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी दे रिफ्यूज़ टू अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट कॉलोनियल चर्च, अ मेजर स्टेप टुवर्ड ग्रेटर रिलीजियस डाइवर्सिटी। वहाँ पे इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया गया, इस आइडिया को नहीं माना गया। कौन से आइडिया को? इस्टेब्लिशिंग कॉलोनियल चर्च। वहाँ पे कॉलोनियल चर्च को उन्होंने इस्टेब्लिश ही नहीं करने दिया। ठीक है। तो द थ्रेट ऑफ अ कैथलिक एब्सोल्यूट मोनार्की प्रॉम्प्टेड नॉट ओनली द ओवरथ्रो ऑफ जेम्स टू, मतलब जेम्स टू को ख़त्म कर दिया लोगों ने, उसके किंगडम को ख़त्म कर दिया। ठीक है। इतना ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी ऑल्सो द अडॉप्शन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट चेंज्ड इंग्लिश गवर्नमेंट। मतलब ऐसी लॉज आए, ऐसी पॉलिसीज़ आई कि जिससे कि इंग्लिश गवर्निंग स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने क्या किया था? प्रोटेस्टेंट मोनार्की को रिस्टोर किया था। ठीक है। क्योंकि जो राजा था वो प्रोटेस्टेंट था। एंड द सेम टाइम लिमिटेड इट्स पावर बाय मीन्स ऑफ 1689 बिल ऑफ राइट्स। इस बिल ऑफ राइट्स में आम लोगों के पास भी बहुत सारे राइट्स आए और पार्लियामेंट को भी पूरी अथॉरिटी दी गई। ठीक है। दोज हु लिव्ड थ्रू द इवेंट्स प्रिजर्व्ड द मेमोरी ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड द डिफेंस ऑफ लिबर्टी दैट इट रिप्रेजेंटेड। मीनवाइल थिंकर्स सच एज जॉन लॉक प्रोवाइडेड न्यू मॉडल्स एंड इंस्पिरेशंस फॉर द इवॉल्विंग कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जॉन लॉक है, इसने ऐसी फिलॉसफी दी, ऐसे सजेशंस दिए कि जिनको आगे चल के वो एक बेटर गवर्निंग सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए। तो ये था आपका बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, दैट इज़ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। आई होप कि ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग लिटरेचर।